नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 8 ऑटोमेटिक पिस्टल और कारतूसों के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, मृतकों की संख्या 41 पहुंची। मौसम विभाग ने और अधिक बारिश की चेतावनी की जारी। शांति योजना को स्वीकार करने के ट्रंप के अल्टीमेटम से धर्म संकट में यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, या तो सम्मान खो देंगे या फिर अमेरिका का समर्थन। और गुवाहाटी टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की सधी हुई शुरुआत। 2 बदलाव के साथ उतरी टीम इंडिया। नीतीश रेड्डी और साई सुदर्शन को टीम में मिली जगह। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देने वाले प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इनमें ग्लोबल साउथ की चिंताएं, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक शासन में सुधार शामिल हैं। पीएम का आज कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। कल दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर पीएम का वहां की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीकी वायुसेना की ओर से उन्हें रेड कार्पेट पर सलामी दी गई और एक सांस्कृतिक दल ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016, 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था। वर्ष 2014 के बाद से यह 12वां G20 शिखर सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर बच्चों के एक समूह ने गणपति प्रार्थना का पाठ करके उनका स्वागत किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों की सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई। प्रधानमंत्री ने वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे बच्चों से बातचीत भी की। वह संगीतमय प्रस्तुतियों की धुनों पर तालियां बजाते नजर आए। उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया और बातचीत की जो मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरमिटिया गाने गंगा की प्रस्तुति को काफी सराहा। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी देने वाला और दिल को छू लेने वाला अनुभव था। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई मामलों पर विस्तार से चर्चा की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दिल्ली बम हमला और सऊदी अरब बस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में रिश्ते और भी गहरे हुए हैं। उन्होंने दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के उद्यमियों से मुलाकात भी की। दक्षिण अफ्रीका में अल्फेको समूह के चेयरपर्सन सचिन आहूजा ने पीएम मोदी से मुलाकात को यादगार बताया। We are a steel manufacturing and other metal and energy business, and been here in South Africa for last 25 years. प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद और इंस्पिरेशन, उनके अच्छे काम और यहाँ पे उनके अच्छे काम का उनके मार्गदर्शन को कैसे बढ़ाया जाए वो इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने टूरिज़्म पे बात की, डिफेंस सेक्टर के बारे में बात की,
कैसे इंडिया में डिफेंस सेक्टर के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है अभी इंडिया में, और उन्होंने सब बिजनेस लोगों को इनकरेज किया इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए, और ओपन डोर पॉलिसी बोला कि आओ, और पूरा सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आर्य समाज के सन्यासी स्वामी वेदानंद सरस्वती से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। स्वामी वेदानंद सरस्वती ने पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया। The Honorable Prime Minister Modi ji was an exhilarating moment, seeing a leader that has transformed not just Bharat, but transformed the world. We are extremely grateful for the Prime Minister of taking the plight of the Girmitiyas, understanding that Bharat is our motherland. Just recently he has bettered the OCI requirements that generally we had struggled for, but now it makes it so much more easier for us to be able to get an OCI so that our children, 7th generation, 6th and 7th generation, can now appreciate what Bharat has to offer, connect spiritually to their motherland, and it's all thanks to PM Modi ji. The Honorable Prime Minister has really transformed us and motivated us to really take the inspiration of Bharat to the world over. So we are inspired, we continue to grasp from his leadership. वहीं दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के प्रधान ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उनकी यात्रा को ऐतिहासिक बताया। हमारे दक्षिण अफ्रीका में बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया में फैमिली में जाना है और हमारे यंग यूथ तो इंडिया में स्टडी करना है। सो ही इज थिंकिंग अबाउट आवर जनरेशन, द 6th generation that came from the Girmitiyas, and he wants us to build our relationship with India. भारतीय मूल के कई लोग दक्षिण अफ्रीका में तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने वहां कई स्टार्टअप शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े भारतवंशियों के साथ अलग से मुलाकात की। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने उनमें से कई उद्यमियों से खास बातचीत की। भारत की नीति रही है साउथ साउथ कोऑपरेशन की, और भारत और दक्षिण अफ्रीका ग्लोबल साउथ के 2 सबसे बड़े देशों में शामिल हैं। हमारे साथ है साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे इंटरप्रेन्योर जो भारतीय मूल के हैं। आप साउथ अफ्रीका के हैं, और साउथ अफ्रीका में किस तरह का माहौल है? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर आए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने क्या कहा? उनकी जो एक विजन है, उनकी जो एक थॉट प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ है, वो उसके बारे में वो हमेशा जानना चाहते हैं कि नया क्या चल रहा है। आज एआई का युग है, एलएलएम का युग है, क्वांटम का है। तो इस क्षेत्र में जो साउथ अफ्रीका में रह के भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में वो जानना चाहते थे। आपने भी प्रधानमंत्री से बात की, आप भी मिलने गए थे, तो आपने प्रधानमंत्री से क्या कहा? इंडिया तो आज फॉरफ्रंट पे है। डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि भाई ये कैसे हम साउथ अफ्रीका में करें। तो हम काम कर रहे हैं इस बात पे, और इसमें रुचि काफ़ी थी प्रधानमंत्री की कि इंडियंस के लिए कैसे ईजियर करा जाए कि जैसे जब वो भारतीय लोग बाहर आएँ तो उनके लिए पेमेंट्स करना, उनके लिए ट्रैवल करना ईजियर रहे। सर, आपने ही बात की, प्रधानमंत्री से मिलने गए थे आपने क्या प्रधानमंत्री से कहा? मैं फाउंडर हूँ एक्सप्लोजर का। इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हिंदुस्तान में हमने इनकॉर्पोरेट किया। तो ही मोदी साहब से बात हो रही थी कि ये प्लेटफॉर्म कितना यूनिक है और इसको कैसे ये टूरिज्म को बढ़ा सकता है। बिकॉज एक्सप्लोजर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ट्रैवलर्स के लिए है। तो उसमें 2 करोड़ से ऊपर ज़्यादा ट्रैवलर्स जुड़ चुके हैं। तो मोदी साहब ने यही बोला हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कि कैसे इसमें ट्रैवलर्स, इंडिया का टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जाए, जो कि एक नीड ऑफ द आवर है। और उसके लिए उन्होंने कुछ आइडियाज़ भी दिए और प्रोडक्ट भी अच्छी तरह देखा। तो जब बात कर रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था किसी टेक एंटरप्रेन्योर से ही बात कर रहे हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी लैंग्वेज को समझ पा रहा है और 4 क्वेश्चन और पूछ पा रहा है। तो ये भारतीय लोग हैं जो दक्षिण अफ्रीका में अपना योगदान कर रहे हैं, अपने व्यवसाय से, अपने ज्ञान से। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ जोहान्सबर्ग से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज के लिए। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख व्यवसायी और नेस्पर्स समूह के अध्यक्ष कोस बेकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फेब्रिसियो ब्लोसी से भी मुलाकात की। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
हींग देना। वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहिणी इलाके से 8 और पिस्टल 90 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इन हथियारों के बड़े जखीरे के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हथियारों का इतना बड़ा जखीरा दिल्ली में कहां से पहुंचा और इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। मामले की जांच फिलहाल जारी है। देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताएं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020 लागू हो गई हैं। नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। नए श्रम संहिता सुधारों में सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास को सशक्त बनाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ हुक्बो ने भी नई श्रम संहिता लागू होने का स्वागत किया। और वहीं नए श्रम कानूनों के लागू होने से आमजन काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस फैसले से वर्षों पुराने कानून जो कि काफी जटिल और बिखरे हुए थे वो खत्म हो जाएंगे। अब इस नए कानून से रोजगार और शर्तों की पारदर्शिता बढ़ेगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जो गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है, लेबर लॉज है, बिकॉज जो पहले के लेबर लॉज थे वो काफी आर्केइक थे, बहुत ज्यादा ओल्ड थे एंड देयर वाज अ नीड कि उनको रिफॉर्म करा जाए। एंड द रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने करे हैं स्पेशली गिग वर्कर्स के लिए, उनको अपना एंटाइटलमेंट मिलेगा, उनको अपने वेजेस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन और उनको पूरा लाइक वो सब चीजें मिलेंगी। एंड स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज वुमेन अब नए लेबर लॉज के बाद में सारे सेक्टर्स में वर्क कर सकती हैं। ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि बहुत अच्छी चीज है। जो भारत सरकार ने लेबर लॉ में जो सुधार किए हैं, निश्चित तौर में ये एक क्रांतिकारी कदम है। यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई गई है और उसके माध्यम से कर्मचारियों को, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, गैर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जिंदगी में भी सुधार आएगा। सरकार ने जो कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करते थे, शायद उनके अंदर भी उनको जो इस कानून के तहत जो शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से वो ये कदम सराहनीय है। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसमें जितने भी श्रमिक हैं उनको एक निश्चित सैलरी दी जाएगी और उसके लिए एक निश्चित रूप से एक परफॉर्मा तैयार किया जाएगा जिससे कि वो उनको हटाया ना जा सके और उनके जो है नियमित किया जा सके। केंद्र सरकार का सराहनीय कदम है जिससे लेबर वर्ग को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो उसका शोषण होता पहले वो नहीं होगा। सरकार द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं, मैं उनके लिए सरकार की प्रशंसा करती हूँ। काम कोई करता था और उसकी जगह किसी और को लगा लिया जाता था, लेकिन ये कानून बनने के बाद में अब पारदर्शिता बनी रहेगी। जो काम कर रहा है
पता रहेगा कि हाँ इसी ने काम किया है। केंद्र सरकार ने लेबर कोड जारी किया है, तो उस लेबर कोड के कुछ पॉइंट्स है जो मुझे समझ में आया और मुझे अच्छे लगे, जैसे कि जो वेतनमान इतना होना चाहिए कि आदमी का जीवन यापन अच्छे से हो सके, और दूसरा ये है कि वेतन जो है समय पे दिया जाए। ठीक है, तीसरा ऐसा पॉइंट है कि महिला है जो है वो नाइट शिफ्ट भी कर सकती है। 40 से ऊपर की एज वालों को फ्री मेडिकल चेकअप्स दिए जाएंगे। अनुशासन के भी कुछ नियम दिए गए, एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ नियम दिए गए हैं, तो काफी सारी चीजें बहुत अच्छी की गई है। तो आम जनता में काफ़ी खुशी है। वहीं भारत में नई श्रम संहिताओं को लागू किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हर्ष जताया है और नई श्रम संहिताओं का स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगपो ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि वे भारत द्वारा घोषित नई श्रम संहिताओं का स्वागत करते हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि वे चाहते हैं कि सभी बदलाव श्रमिकों और उद्योग दोनों के हितों में संतुलित रूप से लागू किए जाएं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। सड़कों के निर्माण का काम समयबद्ध तरीके से हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। ग्रामीण कार्य विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है 12मासी सड़क पहुंचाना हर एक 100 से ऊपर की आबादी है, तो हम लोग का प्रयास है कि वो हम करने में सफल हों। हम लोगों ने नए पुल बहुत से दिए हैं, उससे सड़कों का निर्माण उसका समयबद्ध तरीके से उसका काम हो जाए, ये सब हमारी प्रायोरिटी होगी। और बात अयोध्या धाम की। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। समारोह से पहले अयोध्या में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के साथ ही अयोध्या नगरी नए भारत का प्रतीक बनेगी, जहां आस्था, तकनीक और प्रकृति का त्रिवेणी संगम होगा। और बात कर लेते हैं प्रयागराज की भी, जहां माघ मेला 2026 की तैयारियां तेजी पर हैं। माघ मेले की शुरुआत अगले साल 3 जनवरी से होगी। श्रद्धालु की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए यहां खास इंतजाम किए जा रहे हैं। माघ मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इस बार मेले में 7 सेक्टर बनाए जाएंगे। हर सेक्टर में कंट्रोल रूम होगा जो भीड़ की आवाजाही पर नजर रखेगा। ये कंट्रोल रूम एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे ताकि पूरे मेले में तालमेल बना रहे। मेरठ के गौरव विश्व प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बिगुल को अब आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान कर दिया गया है। ये उपलब्धि मेरठ के हस्तशिल्प और संगीत वाद्य यंत्र उद्योग के लिए एक बड़ी पहचान है, जिससे अब ये बिगुल दुनिया भर में अपनी एक विशिष्ट और आधिकारिक पहचान के साथ जाना जाएगा। GI टैग मिलने से इस उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पत्ति की विशिष्टता प्रमाणित हो गई है। यह टैग उन भौगोलिक क्षेत्रों को दिया जाता है जहां की विशेषताएं उस उत्पाद में समाहित होती हैं। हर्ष की बात है कि अभी बिगुल को, मेरठ के बिगुल को GI टैग मिल चुका है और भी जो ब्रास बैंड के इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे ट्रम्पेट है और भी 2-4 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो अभी इन पाइपलाइन में और संभवतः उनको भी GI मिलने की पूरी प्रयास है कि उनको भी GI मिले, क्योंकि मेरठ सिर्फ इंडिया में मेरठ ब्रास बैंड का मेजर सेंटर रहा है और ब्रास बैंड के बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट यहाँ मेरठ में बनते आ रहे हैं जो कि अपनी खुद की उनकी एक यूनिकनेस है, पहचान है। उसे पता चलेगा कि बिगुल जो है ये मेरठ का प्रोडक्ट है, तो उससे यहाँ की इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, यहाँ के कारीगरों को भी होगा और जो ऑर्डर आएंगे उससे क्या नाम है जो है जो काम करने वाले हैं उन्हें काम मिलेगा। लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा पुराना इतिहास है। बताते हैं कि 1857 की क्रांति का बिगुल मेरठ से बजा, तो बिगुल का नाम तो 100 वर्षों से पुराना मेरठ से जुड़ा हुआ है और इतिहास इसका इसी 100 वर्षों से पहले ही जो है शुरुआत हुई है बिगुल बनने की। आज तक बिगुल बने, जब से ही बिगुल बने जा रहा है। हमारे यहाँ लगभग 150-200 करीब यूनिट है और 10,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। सबके आज प्यार से, आशीर्वाद से हमें GI टैग, पहला GI टैग ब्रास बैंड गुड्स एसोसिएशन को बिगुल के माध्यम से मिला है, जिसमें 2.5 से 3 साल के प्रयास के अनुरूप इसे फल हमें प्राप्त हुआ है। और बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली NCR में मौसम ने अब करवट बदल ली है। नवंबर के अंतिम सप्ताह के साथ ही ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह और देर रात के समय ठंड और बढ़ेगी, जबकि धुंध से दृश्यता पर भी असर पड़ेगा।
मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले दिनों में आप बता दें रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि ठंड में तेज इजाफे का संकेत है। आईएमडी के अनुसार 23 नवंबर से 27 नवंबर के बीच एनसीआर में धुंध के स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जाएगी। बात यूक्रेन की। शांति योजना को स्वीकार करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम से यूक्रेन के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि कीव को इस प्रस्ताव पर एक हफ्ते के भीतर फैसला करना होगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये प्लान यूक्रेन की संप्रभुता और आत्मसम्मान के लिए खतरा बन सकता है। उनका आरोप है कि ये प्रस्ताव रूस की प्रमुख मांगों के पक्ष में है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने इस रिपोर्ट से इनकार किया है, जिसमें कहा गया था कि डील ना करने पर यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी जाएगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित शांति योजना का स्वागत किया और इसे शांति डील के लिए एक संभावित नींव बताया। पुतिन ने आश्वासन दिया कि मॉस्को को यूनाइटेड स्टेट्स से एक कॉपी भी मिली है। उन्होंने कहा कि योजना बातचीत के लिए बेस का काम कर सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रूस के साथ अभी तक डिटेल में बातचीत नहीं हुई है। पुतिन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कीव इस प्रपोजल के लिए मना करता है तो रूस और ज़्यादा इलाके पर कब्जा कर सकता है और हाल ही में यूक्रेन के पसिया शहर पर अपना नियंत्रण जता सकता है। COP30 सम्मेलन के दौरान ये घोषणा हुई कि तुर्की 2026 में होने वाले COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस वैश्विक जलवायु वार्ता प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। ये फैसला पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के समूह की बैठक के बाद लिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच मेजबानी को लेकर चल रही खींचतान समाप्त हो गई। समझौते के अनुसार तुर्की सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया 1 साल तक चलने वाली तैयारियों और वार्ता प्रक्रिया को दिशा देगा, जो COP31 के एजेंडा और प्राथमिकताओं को तय करेगी। ये भी कहा गया है कि तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच किसी भी मुद्दे पर मतभेद होने पर उसका बातचीत के जरिए समाधान किया जाएगा। साथ ही COP31 से पहले प्री COP शिखर सम्मेलन एक प्रशांत द्वीप देश में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्य मुद्दों पर प्रारंभिक चर्चा होगी। और बात कर लेते हैं वियतनाम की, जहां इन दिनों बारिश और बाढ़ के कहर से लगातार स्थिति और गंभीर हो रही है। खबरों के अनुसार देश के मध्य भाग में बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। कई शहर और गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और हालात नियंत्रण से बाहर बने हुए हैं। पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में 1500 मिलीमीटर यानी लगभग 60 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। ये इलाका देश के प्रमुख कॉफी उत्पादन केंद्र और लोकप्रिय समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ तूफान और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। कुछ जगहों पर पानी घुटनों तक पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश से लाखों घरों की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। और वहीं इटली के बोलोग्रा में इजरायली बास्केटबॉल टीम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ और पुलिस के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई। गाजा में इजरायल की कार्रवाई की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए थे। ये इजरायल विरोधी प्रदर्शनकारी शहर में होने वाले यूरोलीग गेम से पहले खेले जा रहे इस मुकाबले समेत सभी इजरायली स्पोर्ट्स टीम का बॉयकॉट करने की अपील कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने वट्स बोलाक्रो और मिकाबी तेल अवीव के बीच खेले जाने वाले मैच से पहले आतिशबाजी की, नारे लगाए और फिलिस्तीनी झंडे लहराए। बाद में प्रदर्शन कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ना पड़ा और पानी की बौछारें करनी पड़ी। और बात क्रिकेट की, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से गुवाहाटी में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बफुआ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम इस मैच में 2 बदलाव के साथ उतरी है। इस मैच में शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं। टीम 2 बदलाव के साथ उतरी है। इसमें खासतौर से कप्तान शुभमन गिल की जगह नीतीश रेड्डी को मौका दिया गया है, जबकि अक्षर पटेल की जगह साई सुदर्शन टीम में है। टीम इंडिया को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच में हार मिली थी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने अब सीरीज बचाने की चुनौती होगी। भारत की अनाहत सिंह और जोशना चिनप्पा इंडियन ओपन के फाइनल में आमने सामने होंगी। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अनाहत सिंह ने आयरलैंड की हाना क्रेग को हराकर फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में जोशना चिनप्पा ने मिस्र की नारियन एल हमीमी को पराजित करके खिताबी दौर में वो पहुंची।
AFC अंडर 17 एशियन कप सऊदी अरब 2026 के क्वालिफायर के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। क्वालिफायर मैच 22 नवंबर को अहमदाबाद के EKA एरेना में शुरू होंगे। भारत अपना पहला मैच 22 नवंबर को फिलिस्तीन के साथ खेलेगा। इसके बाद 26 नवंबर को चीनी ताइपे, 28 नवंबर को लेबनान और 30 नवंबर को ईरान की टीम इंडिया की टीम से भिड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।